सर्विस ओवरलैप एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह से पीएफ में बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जिनकी नौकरी तक जाने का खतरा आ गया है और बहुत सारे मेंबर्स को नई नौकरियां नहीं मिलती हैं, स्पेशली आईटी सेक्टर में जहां पे सर्विस ओवरलैप की वजह से उनका जो है रिकॉर्ड खराब हो गया है। क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, और अगर सॉल्व कर सकते हैं तो कैसे सॉल्व हो सकता है, आज की वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है। मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। जो मैं यहाँ आपको बात बताऊंगा, ये मैं साल भर से ये प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरे पास रेगुलर कंसल्टेशंस आती हैं सर्विस ओवरलैप को लेके। लेकिन अभी 2024 के अंदर ये मैटर बढ़ गया है, क्योंकि अभी आईटी कंपनीज ने बहुत सीरियसली इसे लेना शुरू कर दिया है। किसी भी एम्प्लॉय जो उनके हैं, वो कहीं पे भी किसी एक दिन में भी या 10 दिन में भी किसी का ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ऐसे में अगर आप अभी वर्किंग में हैं तो भी आपकी पुरानी सर्विसेज को चेक किया जा रहा है, और अगर आप नई जगह इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तब उस टाइम तो चेक किया ही जा रहा है। मतलब जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट में है उन्हें भी प्रॉब्लम है, और जो न्यू ज्वाइनिंग करने के लिए जा रहे हैं उन्हें भी प्रॉब्लम है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और इस समस्या को समझने के लिए पहले थ्योरी समझ लेते हैं। थ्योरी ये है कि मान लीजिए एक मेंबर आईडी बन गई। इस मेंबर आईडी के बन जाने के बाद इस मेंबर आईडी को जो बनाने वाली कंपनी है वो भी डिलीट नहीं कर सकती है, जो आपका पीएफ ऑफिस है वो भी डिलीट नहीं कर सकता है, आप अपने तरफ से भी उसे डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो डिलीट करने का ऑप्शन आप बिल्कुल भूल जाइए, डिलीट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये एक पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है कि क्या हम पीएफ ऑफिस में जाके पैसे देके डिलीट करा सकते हैं? बिल्कुल नहीं होगा। क्या मैं डिलीट कर सकता हूँ? मेरे पास कोई अथॉरिटी या पावर है? बिल्कुल भी नहीं है। तो हम कर क्या सकते हैं? अगर आपका सर्विस ओवरलैप है तो आपको पहले ये समझना होगा कि दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है कि वो एक जेन्युइन है, मतलब आपने एक्चुअल में किसी एक जगह पे जॉब करी है, किसी एक जगह पे आपने एक्चुअल में मान लीजिए मई 2023 में आपने एक कंपनी में जॉब करी, और मई 2023 में आपने दूसरी जगह भी जॉब करी है। अगर ये एक्चुअल सिचुएशन है, आपका पैसा कंपनी ने जमा किया है, तो आप अनफॉर्चुनेटली इसको डिलीट नहीं कर सकते हैं, ना ही इसको आप मॉडिफाई करवा सकते हैं। लेकिन आपके लिए वो पॉसिबिलिटी एक बनती है कि अगर आपने मान लो कि यहाँ सर्विस नहीं करी थी। बहुत बार कंपनी ये करती है कि आपने मान लीजिए अप्रैल में नौकरी छोड़ दी। अप्रैल में नौकरी छोड़ने के बाद आप मई महीने में कभी गए नहीं, लेकिन कंपनी वालों ने नोटिस पीरियड दिखा के या फिर बाय मिस्टेक उन्होंने मई महीने की भी आपकी सर्विस को दिखाते रहे। और मई महीनों में भी बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि वो पीएफ कंट्रीब्यूट कर देते हैं, और आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन अगली कंपनी में पासबुक में आपकी शो हो रहा होता है। तो अगर ऐसा केस है जहां बाय मिस्टेक है और कंपनी ने आज के दिन में एग्जिट डेट अपडेट कर दी है, तो फिर आप कंपनी जो पहले वाली कंपनी है उसकी हेल्प से ये चीज़ ठीक करवा सकते हो। उसकी हेल्प आपको कैसे लेनी है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। देखिए, बेसिकली कोई भी कंपनी अपनी गलती नहीं मानती है कि आपका हमने गलत कर दिया है। तो अगर कंपनी अपना मान लीजिए एक कंपनी ने एग्जिट डेट डाल दी है, तो कभी भी कंपनी इतने आसानी से नहीं मानेगी कि हम ये आपका एग्जिट डेट ठीक करने वाले हैं। आपको क्या करना पड़ेगा? आपके पास कोई ना कोई एक पुख्ता वजह होनी चाहिए कि आप ये एग्जिट डेट क्यों चेंज कराना चाहते हैं। जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेसिस है कहने के लिए, तो ही आप किसी सर्विस में अपना एग्जिट डेट बदलवा सकते हो। कैसे करना है ये करने के लिए मान लीजिए पोर्टल पे लॉगिन कर लिया, हम व्यू पे गए, हम सर्विस पे गए। अब मेरे को अगर नज़र आ रहा है कि भाई मेरी एग्जिट डेट जो है यहाँ पे जो लिखी है, ये एक्चुअल डेट ऐसी नहीं है। हमारी डेट जो है वो तो यहाँ पे होनी चाहिए थी, सपोज एनी हाउ मई में होनी चाहिए थी। कंपनी ने हमें 2 महीने का एक्सटेंशन दिखा दिया, जिसकी वजह से अब मेरी नेक्स्ट सर्विस से ये क्लैश हो रही है, और आपका पैसा भी जमा नहीं किया गया है। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में कंपनी, इस कंपनी से जो भी कंपनी है उससे एक आपको रेजिग्नेशन लेटर एक मॉडिफाई करवाना पड़ेगा। उस रेजिग्नेशन लेटर प्लस आपकी सैलरी स्लिप, या फिर कंपनी का एक एक काइंड ऑफ लेटर जहाँ पे वो बताए कि भाई हाँ, हमने ये बाय मिस्टेक ये एग्जिट डेट गलत डाल दी है। तो ये एक डॉक्यूमेंट जिसमें रेजिग्नेशन लेटर, जिसमें आपकी जो एग्जैक्ट डेट है वो आ रही हो। और दूसरा है कि कंपनी एक अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेटर दे, जिसपे कंपनी लिखे कि हमने ये बाय मिस्टेक जो है इस तरह की मिस्टेक कर दी है, और ये हम अब इसे ठीक करने के लिए सहमत हैं। जब ये दो डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाए, तब आप
ऑफलाइन में इसे जा सकते हैं या फिर ऑनलाइन में जा सकते हैं। अगर आप लॉगिन कर पा रहे हैं तो ऑनलाइन में जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैनेज पे जाना है, जॉइंट डिक्लेरेशन पे जाना है, गेट डिटेल पे करना है। गेट डिटेल करके आपको नीचे आ जाना है। नीचे सपोज आपको डेट ऑफ एग्जिट चेंज करनी है तो आपको ये डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे भी चेंज करनी पड़ेगी और यहाँ पे भी चेंज करनी पड़ेगी। डेट ऑफ लिविंग दोनों जगह चेंज करनी पड़ेगी। और जो ये रीज़न है, ये रीज़न आपको ऐसे ही रखना है। रीज़न में आपको कुछ भी नहीं करना है अपने तरफ से। सपोज़ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो हमारी डेट है वो हम मई की कर देते हैं। हम यहाँ एक एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम गए, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे मई डाल दी। दोनों में एक ही डेट पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, आई एग्री करके हमने प्रोसीड कर दिया। प्रोसीड करने पे हमें क्या दिखा रहा है, यहाँ एक एरर दिखा रहा है कि आपको नेशनैलिटी भरना है। तो चलिए हम नेशनैलिटी भर देते हैं। ये कोई बड़ा पॉइंट नहीं है। आपके केस में हो सकता है नेशनैलिटी पहले से भरी हो तो आपको कुछ भी नहीं लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप डॉक्यूमेंट लगाइए। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे रेजिग्नेशन लेटर या टर्मिनेशन लेटर या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या वेजेस स्लिप या फुल एंड फाइनल लेटर या ये लेटर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट लेटर हेड क्लियरली स्टेटिंग द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड ड्यूली साइंड एम्प्लॉयर और ऑथराइज सिग्नेटरी। तो ये ज्वाइनिंग का कब है, ज्वाइनिंग का तब है जब आपको ज्वाइनिंग डेट ठीक करवानी हो। सपोज आप ये कहते हो कि सर जी मेरी पुरानी कंपनी तो बिल्कुल नहीं सुनेगी मेरी, और क्या हम नई कंपनी में कर सकते हैं? तो आप नई कंपनी में कर सकते हो। विद इन मंथ का ही प्रॉब्लम होता है। जैसे मान लीजिए आप कहते हो कि मेरी जो सेकंड कंपनी है जिसमें सर्विस ओवरलैप बन रही है, यहाँ पे मेरी ज्वाइनिंग है 2 मई की, और अगर मैं इसको 10 मई कर लेता हूँ या अगर मैं इसको 20 मई कर लेता हूँ तो ये मेरा ओवरलैप ठीक हो जाएगा। तो ये विद इन 1 मंथ है तो आप इसे कर सकते हैं। क्यों मैं मंथ वाली बात कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मई महीने का ना कंट्रीब्यूशन जमा किया गया होगा, मई महीने के पैसे जमा किए होंगे। तो अगर पैसे जमा किए हैं मई महीने के तो फिर यहाँ पे क्या देखा जाएगा कि भाई चलो कोई बात नहीं, चालान जमा किया है, दिन आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में आप अपनी मान लीजिए पहली कंपनी एग्री नहीं करी है उसको मॉडिफाई करने के लिए, तो आप सेकंड कंपनी से भी कर सकते हो। लेकिन किसी भी हाल में ये ओवरलैपिंग वाली समस्या ऐसा गायब नहीं हो सकती है, आईडी डिलीट नहीं हो सकती है, ना तो पीएफ ऑफिस से, ना किसी कंसल्टेंट से, ना फिर आपके जो है आपकी कंपनी भी उसे गायब नहीं कर सकती है। बस कंपनी मोड अगर आपसे एग्री कर रही हो तो आपको मॉडिफिकेशन करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दे, फिर ये रिक्वेस्ट आपके कंपनी में जाएगी। ऐसा ध्यान रखना, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम नकली डॉक्यूमेंट बना के कर लें, तो नकली डॉक्यूमेंट बनाने से बनेगा नहीं, क्योंकि आपकी ये रिक्वेस्ट कंपनी में जाएगी। कंपनी में जाने के बाद फिर पीएफ ऑफिस में जाएगी। अगर कंपनी मान लीजिए किसी भी डॉक्यूमेंट को बाय चांस अप्रूव कर भी देती है तो पीएफ ऑफिस उसको चेक करेगा, और पीएफ ऑफिस से अगर ठीक नहीं माना गया उसको तो वो वहाँ पे कैंसिल कर देंगे। लाइक आपने अगर मान लो कि आपने कहा कि मेरा मई है लेकिन मेरे को तो इस मई को हटा के मुझे करना है अप्रैल करना है, ठीक है। लेकिन अगर मई महीने का पैसा जमा किया गया होगा आपकी कंपनी से तो ये रिक्वेस्ट जो है रिजेक्ट कर दी जाएगी, ये कह के कि भाई आपने न अप्रैल करने के लिए कहा है लेकिन आपके पैसे तो मई तक भी जमा हो रहे हैं। तो ओवरऑल ये प्रॉब्लम ये है कि आज 2024 में इशू बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। पीएफ ऑफिस के तरफ से तो सिस्टम में किसी सुधार या किसी तरह के आपको फैसिलिटी देने की बात मैं नहीं समझता हूँ कि ये लोग कोई फैसिलिटी देने वाले हैं। जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। तो ये तो एक एक्सेप्शनल केस हो गया, तो यहाँ तो कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए। हो सकता है कि भविष्य में चल के आपकी आईटी कंपनीज में ही एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग आ जाए जिससे वो इस चीज़ को एक नॉर्मल मानने लगे कि ओवरलैपिंग है तो चलिए हम विद दिस डिक्लेरेशन या विद दिस क्लैरिफिकेशन हम न्यू एम्प्लॉयज़ को हायर कर लेंगे, ठीक है। तो अब आज की समस्या जो है उसको जितना मैं आपको समझा सकता था, जितना प्रैक्टिकल आपको समझा सकता था वो बता दिया है। आप अगर पर्सनल कंसल्ट करना चाहें आप पर्सनल कंसल्ट कर सकते हैं, चाहे पीएफ निकालने का पॉइंट हो या फिर इसी तरह का कोई इशू हो ओवरलैपिंग का। बट ये ध्यान रखिएगा कि मैं इसमें कुछ सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। मैं बस ये चीज़ें जो एक पर्टिकुलर मैंने यहाँ एक जनरल व्यू बताया, आपके अकाउंट स्पेसिफिक व्यू क्या है वो मैं बता सकता हूँ, जो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।